This call is now being recorded. So hello everyone, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। तो शायद इस वीक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद में हमने लास्ट क्लास में बीजीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था, और वो भी कौन सी बीजीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था? थर्ड वाली। ठीक है, दो हमने इससे पहले पढ़ ली थी, थर्ड वाली हमने लास्ट क्लास में भी। इससे पहले जो हमने दो पढ़ी थी वो थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली तो ये पढ़ी थी, और दूसरी वाली पढ़ी थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी वाली हम पढ़ रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो भाई ये दोनों तो कंप्लीट हो चुकी थी, ये थर्ड वाली हमारी आधी हुई थी, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी, और आप उनका स्क्वायर करके, ठीक है, दोबारा से देखेंगे सभी बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी, आप इस पूरे ए का स्क्वायर कर दो और पूरे बी का स्क्वायर कर दो, और अगर बीच में माइनस लगा दो तो ये बराबर होता है, इनको एक बार जोड़ दो ए प्लस बी और इनको एक बार घटा दो ए माइनस। ये वाली सर्वसमीका हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ये सबको क्लियर हुआ? क्या किया है मैंने? आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी, कोई दो पद हैं ए और बी, अगर आप उनका स्क्वायर करके बीच में माइनस लगा दो तो वो किसके बराबर होते हैं? एक बार ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे मान लो आपके सामने ये सवाल है, 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि मान लो आपके पास कोई दो टर्म है ए और बीच में माइनस है, तो बराबर में आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब आप अपने क्वेश्चन को देखो। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपकी सर्वसमीका है, इसमें कहा गया है कि भाई जो ये ए है इसका पूरे का स्क्वायर होता है, और जो बी है पूरे का स्क्वायर होता है। मैंने क्या बोला? ये ए है ना, ये जो स्क्वायर लगाया ना ये पूरे ए पर है, और ये स्क्वायर जो लगा है ये पूरे बी पर है। ये बात सभी को क्लियर हुई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर लगा है ये पूरे ए पर है, इस ए की जगह कुछ भी हो आए उस पूरे का स्क्वायर होगा। ऐसे ही ये जो स्क्वायर लगा है ये पूरे बी पर है, बी की जगह कुछ भी आए उस पर पूरे पर स्क्वायर होगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ स्क्वायर एम पर है, 25 पर नहीं है। ऐसे इस वाले में देखो स्क्वायर सिर्फ एन के ऊपर है, 16 पर नहीं है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है ये तभी तो लगा सकता हूं जब ये इस तरीके का वो क्वेश्चन मेरा, तो इसको मैं इस तरीके का बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? देखो, m का स्क्वायर तो हो रहा है, 25 का नहीं हो रहा, तो मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये 5 हो गया और साथ में m का होल स्क्वायर हो गया। बताइए क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? मैंने किया क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि भाई पूरे का स्क्वायर करो, है ना। ये जो पूरा ए है इस पूरे का स्क्वायर करो, लेकिन क्वेश्चन में पूरे का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ m का हो रहा है, तो मैंने पूरे का करने के लिए इसको चेंज कर दिया 5 के स्क्वायर में। पहले बताओ ये सबको समझ में आ गया है? यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताइए। अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो यहां तक, प्लीज सभी लोग। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आएगा। ऐसे इसमें भी पूरे पर स्क्वायर नहीं है, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर और n का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? अब मेरा जो ये क्वेश्चन है इसकी तरह दिख रहा है ना, फॉर्मूले की तरह दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो भी यहाँ है उसके पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो भी है उसके पूरे का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक बार इन दोनों को जोड़ दो ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को घटा दो ए माइनस बी। तो सेम इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दूंगा 5m 5m प्लस 4m, और एक बार इन दोनों को घटा दूंगा 5m माइनस 4। ये हमारा आंसर। क्लियर सभी को? बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सभी लोगों को अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर चार ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक आप सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ तब तक। हम्म। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने इस क्वेश्चन के, बताइए कौन सा सही आंसर हो। डी। ओके। डी। वेरी गुड, सभी का टी आ रहा है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया कीजिए। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो भाई जो मेरा ये क्वेश्चन है या जो मेरा ये फॉर्मूला है, ये कह रहा है कि भाई पूरे का स्क्वायर होता है, तो इसमें पूरे का स्क्वायर नहीं है, तो मैं पूरे का स्क्वायर कैसे करूंगा। मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और साथ में एक्स है तो 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, साथ में y है तो 7y का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि भाई ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो, इसकी कंडीशन है इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि भाई ये कह रहा है कि आप मुझे तभी यूज कर सकते हो जब पूरी टर्म का स्क्वायर हो रहा हो। लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में पूरी टर्म का स्क्वायर नहीं हो रहा, पूरे पद का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स का हो रहा था, 9 का नहीं हो रहा था, वाई का हो रहा था, इसका नहीं हो रहा। तो मैंने कैसे लिखा इसको, मैंने 9 को बदल दिया, 9 को बदल दिया 3 के स्क्वायर में, 3x का होल स्क्वायर माइनस माइनस 49 को बदल दिया 7 के स्क्वायर में, तो 7y का होल स्क्वायर। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये फॉर्मूला कहता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो मैं इनको एक बार जोड़ दूंगा, 3x प्लस 7y, और एक बार घटा दूंगा 3x माइनस 7। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किया उनसे भी है मेरा ये सवाल, जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन की थी उनसे भी है, सबसे मेरा ये सवाल है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। तो मैं पोल में दे दूं एक क्वेश्चन, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है उनको समझ आ गया, या एक क्वेश्चन और बताऊं प्लीज। फिर मैं पोल में दूंगा, तो पोल में सभी का आंसर सही आना चाहिए, इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, देखो मैंने ये बोला, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला ये फॉर्मूला जो होता है ये कहता है कि भाई आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, इन दोनों को एक बार जोड़ दो और इन दोनों को एक बार घटा दो, है ना। एक तो टाइम से जो बच्चे नहीं आ रहे, भाई प्लीज टाइम से आया करो, हर क्लास में बोलना पड़ता है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ा ए प्लस बी, और इन दोनों को एक बार घटाया, बताओ अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार इनको जोड़ेंगे ए प्लस बी, एक बार इनको घटाएंगे ए माइनस। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई पूरे टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पर मान लो लिखा 16
एम स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बता तो सबके लिए रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा ध्यान दे जो लेट आए हैं। लेकिन मेरा ये फॉर्मूला कहता है कि भैया पूरे का स्क्वायर होता है, ये ए जो है ना ये पूरे का स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना ये पूरे का स्क्वायर है। यानी आप मुझे तभी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आप मुझे उसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो जिसमें पूरी पूरी टर्म का स्क्वायर हो, पूरे पूरे पद का स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप देखो सिर्फ एम का स्क्वायर है, 16 का है ही नहीं, सिर्फ एन का स्क्वायर है, 36 का है ही नहीं। तो मुझे पहले इस फॉर्मूले को इसमें लगाने के लिए इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलूंगा? मैं लिखूंगा 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, तो 4 यस सर, साथ में m है, 6 का स्क्वायर सर। एक मिनट इसमें क्या हो गया, 4 साथ में m है का होल स्क्वायर माइनस 36 को मैं क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 n का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला कहता है मुझे तभी लगा सकते हो आप जब आप पूरे का स्क्वायर कर दो। तो इसलिए मैंने इसको भी स्क्वायर में इंक्लूड कर लिया, इसको भी स्क्वायर में इंक्लूड कर लिया। अब फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एक बार इनको जोड़ो ए प्लस बी, एक बार इनको घटाओ ए माइनस बी। तो सेम एक बार इनको जोड़ो 4m प्लस 6n, और एक बार इनको घटाओ 4m माइनस 6n। अब आया समझ में जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की थी? यस और सर। जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया है वो भी बता दो। अब क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा यस हूँ, सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में करने के लिए। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, करिए सॉल्व। मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें। करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, 27 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। और जो बच्चे आज 7 बजे के बाद क्लास में आए हैं, आप सभी को पता ही है, जो लेट आए हैं उनको बोल रहा हूँ ना कि मैं 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप लेट मत आया कीजिए, आप टाइम से आया कीजिए जो लेट आएंगे। ठीक है, कोशिश करिए आप टाइम से आया करें, 7 बजे आप आ जाया करें क्लास। यस सर। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। हो गया सर। ओके, पंद्रह बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह बच्चों का आंसर आ चुका है। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। 18 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 16 का सही है। अच्छा, मैंने अभी जिस गलती को करने के लिए मना किया, 3 बच्चों ने वही गलती की है, जिन 3 बच्चों का गलत है। 20 में से 17 का सही है। अभी 7 लोग और बचे हैं। इक्कीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है।
22 में से 19 का सही है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड, 5 लोग और बचे हैं। 23 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। अब जिन 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया है ना, उन्होंने मतलब कि देखा नहीं है ध्यान से मैंने जो बताया था, क्योंकि वही गलती की जो मैं कह रहा था ना, वो मत करो, वो वही की है उन 4 बच्चों ने। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या क्या आंसर आए हैं आप लोगों के, आप अपने अपने आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ए किसका आया है? ए किसका आया था? सी, वेरी गुड। जिनके ए आए हैं, हाँ, ए वाले बच्चे। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आपको पूरे का स्क्वायर करना है, पूरे का, है ना? तो क्योंकि फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला ये कहता है कि मुझे आप तभी लगा सकते हो जब पूरी टर्म का स्क्वायर हो, है ना? ये जो सर्व समीकरण ये कहती है, ए स्क्वायर मतलब ये है कि ए की जगह आप कुछ भी रख लो, उसके पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। ए की जगह अगर 5 रख रहे हो तो पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। ए की जगह आप 3x रख रहे हो तो पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे हो? ए की जगह आप कुछ भी रख लो, मान लो एक्स स्क्वायर वाई रख रहे हो तो इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ए का है। तो मैं पूरे का कैसे बनाऊंगा? 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, तो 7 ए का होल स्क्वायर, माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर, तो 8 बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कह रहा है कि हाँ, अब आप मुझे यूज कर सकते हो, क्योंकि अब ये मेरे जैसा दिख रहा है। तो यानी एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 ए प्लस 8 बी इंटू 7 ए माइनस 8, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? जिन्होंने ए आंसर दिया था बताओ जल्दी से। इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे ऐसे, इस क्वेश्चन से पहले 3 क्वेश्चन इसलिए कराए थे जिससे ये गलती ना हो। तो अब मैं वो उम्मीद करता हूं इन फ्यूचर आपसे कभी भी ये गलती नहीं होगी, जहां, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे आगे किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर आप सर ध्यान रखना। हाँ जी बोलिए। सर ये पोल में पहला क्वेश्चन है ना? पोल में? हाँ हाँ पहला ही है, जी। पहला ही है, इससे पहले नहीं किया। हाँ पहला ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है और मूल बिंदु क्या होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप मुझे बताएंगे। तो मैंने यहां पर 2 लाइन खींची, एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची। सर जो सीधी वाली लाइन है एक ना, ये वाली। एक मिनट, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन तो पूरा होने दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 रंग आपको दिख रहे हैं, एक लाल रंग एक हरा रंग। तो मुझे ये बता दो आप, और सर उसमें, एक्स जो रेड कलर का है ना सर, वो तो एक्स एक्सिस और ग्रीन कलर का है वो वाई एक्सिस। अब मैं पूछूं, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। चैट बॉक्स में आंसर दो, इसमें एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष कौन सी लाइन है? कलर बता दो। चैट में आंसर चाहिए मुझे सबका। क्यों माइक में मैं क्यों नहीं बोल कह रहा? क्योंकि भाई माइक में सभी लोग माइक ऑन करोगे तो मेरे तो कान बच जाएंगे, मैं तो बहरा हो जाऊंगा, है ना? इस टाइम क्लास में 30 बच्चे हैं, सभी ने एक साथ माइक ऑन करके बोलना शुरू कर दिया तो मैं तो मेरे कान की चिंता करो थोड़ी। हाँ, रेड एक्स, ब्लू वाई, ग्रीन वाई, ओके। यस, तो जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेना कि ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज कौन सी? ये लाल वाली, रेड कलर की, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ये है मेरी क्षैतिज रेखा।
इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो मेरी हरे रंग वाली है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये है मेरा वाई अक्ष। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, तो वहां पर हमें ये सब काम आएगा। ठीक है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो जिनको नहीं पता वो प्लीज लिख लो कि ये वाली जो लाइन है क्षैतिज रेखा, रेड कलर वाली जो लाइन है, इसको हमने बोला है एक्स अक्ष, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है, सीधी सीधी जो खड़ी हुई लाइन है, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुझे बताइए मूल बिंदु क्या होता है। माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर कोई माइक ऑन करके बताना चाहे। वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस के बीच वाले जो दोनों रेखाएं मिलती है सर। हाँ, वेरी गुड। तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी ये वाला पॉइंट, यहीं पर काट रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को, ये मेरा एक्स अक्ष है। हाँ जी, सर एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, सिर्फ 2 मिनट दे दो सर। हाँ, ओके। तो ये मेरी एक्स अक्ष है, ये मेरी वाई अक्ष है। तो जहां पर ये मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष आकर मिल रहे हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो सभी बच्चे बताइए मुझे, सभी को ये तीन चीज क्लियर है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, और मूल बिंदु क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको बतानी है, तो उसको भी आप ध्यान से जरा देखें। अ, थोड़ी मैं कलाकारी करूँ पहले। तो मुझे एक जैसे लिख रहे हैं, इसको अरे भाई सीधी लाइन, हाँ। और नीचे वाली का भी कलर जो है वो ज्यादा डार्क हो गया, चलो छोड़ो ऐसे ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार रंगों की लाइन बनाई है, चार कलर्स की लाइन बनाई है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे मैं बताना क्या यहाँ पर चाह रहा हूँ। अरे, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। देखिए ये वाली जो लाइन अभी बताई मैंने, एक्स अक्ष है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये एक्स अक्ष है। और अभी बताया जो ये सीधी लाइन है, ये वाई अक्ष है ना। ये वाली जो लाइन है, ये वाई अक्ष है। अब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक्स अक्ष को देखो जरा ध्यान से। एक्स अक्ष दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो है मूल बिंदु के दाईं ओर, है ना। एक भाग ये है, ये मूल बिंदु है, इसके दाईं ओर इधर वाला जो भाग है, ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम धनात्मक एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष। धनात्मक एक्स अक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर सारे धनात्मक नंबर लिखे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपने ग्राफ बनाए होंगे थर्ड चैप्टर में, तो आप ऐसे बनाते थे ना, इधर लिखते थे 1 2 3 4 5, इधर लिखते थे -1 -2 -3 -4, ऐसे ही बनाते थे। बताओ, तो इधर आप देखो धनात्मक नंबर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव। धनात्मक मतलब प्लस वाले, सारे प्लस के हैं ना, सारे प्लस के हैं, प्लस वाले नंबर लिखे हुए हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, क्योंकि धनात्मक नंबर लिखे हैं और एक्स अक्ष है तो धनात्मक एक्स अक्ष। इधर सारे ऋणात्मक नंबर लिखे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक
एक्स अक्ष। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं धनात्मक वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है, ऋणात्मक वाई। ये सभी को क्लियर है भाई। अक्ष जो है ना हमारी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये भी बटी हुई है। तो मूल बिंदु के इस तरफ जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो धनात्मक होते हैं, तो इसलिए हम धनात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु के उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं लिखी हुई है, तो इसको हम ऋणात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है, एक्स अक्ष क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष है। ऊपर की तरफ धनात्मक नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं प्लस वाली, तो इसको हम धनात्मक वाई अक्ष बोलते हैं। नीचे की तरफ ऋणात्मक नंबर होते हैं, तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष। बताइए, ये इसमें कोई डाउट है किसको, तो पूछ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना? नो सर। चैट बॉक्स में लिख दो बेशक से, पर चुप चुप मत रहो। मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कोई गलती कर दी जब सब चुप हो जाते हो। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया है। हाँ, मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, और इससे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी पोल में। तो ये आप इसको या तो नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, याद करने का तरीका क्या है, तरीका क्या बताऊं, आप ऐसे ही याद रखो वरना कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इधर x धनात्मक, ऊपर की तरफ y धनात्मक, लेफ्ट में x ऋणात्मक, नीचे की तरफ y ऋणात्मक। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो क्षैतिज रेखा है वो x अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो y अक्ष है, ये मैंने आपको बता दिया है। जहां पर ये एक दूसरे को मिलते हैं वो मूल बिंदु है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इस तरफ सारे धनात्मक नंबर लिखे होते हैं, तो ये धनात्मक x अक्ष है। इस तरफ सारे ऋणात्मक संख्या लिखी होती है, तो ये ऋणात्मक x अक्ष है। ऊपर की तरफ धनात्मक नंबर लिखे होते हैं, तो ये धनात्मक y अक्ष है। नीचे की तरफ ऋणात्मक नंबर लिखे होते हैं, तो ऋणात्मक y अक्ष। इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, आपने ग्राफ बनाए होंगे तो ऐसे ही तो बनाते थे आप, ये सब बनाए या नहीं बनाए, थर्ड चैप्टर में आपने स्कूल में बनाए होंगे। तो ऐसे ही इधर सारे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, चलो, तो मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दो अक्ष बनाई, ये x है और ये y है, और यहाँ मैंने लिखा s, यहाँ लिखा मैंने r, यहाँ लिखा मैंने m, यहाँ लिखा मैंने n। तो मैं आपसे पूछता हूं कि s किस पर है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये क्या होती है, ये होती है ऋणात्मक y, ऋणात्मक x अक्ष। तो ये कहां पर है, ऋणात्मक x अक्ष। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं r कहां पर है, r कहां पर है? अच्छा, माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है प्लीज, माइक ऑन है। सरिता शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। वेरी गुड। तो ये एक्स अक्ष है और ये धनात्मक वाला हिस्सा है, तो ये धनात्मक एक्स अक्ष पर है। एम कहां पर है, एम कहां पर है? एम धनात्मक वाई अक्ष पर। ठीक है, ऊपर की तरफ धनात्मक वाई अक्ष। और एन कहां पर है, ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें क्लियर है। बताइए जल्दी से, सबको क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
यहां पर आप देखो, चलो x का मान बताओ यहाँ पर कितना होगा। तो ये बिंदु है x अक्ष पर, तो मैं इसको x बोलूंगा और यहाँ पर x का मान कितना होगा 3। ठीक है, ये बिंदु है y अक्ष पर, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा 2। ये बताइए जल्दी से, इसमें x का मान कितना होगा, इस x का मान कितना होगा? -6 सर। -6, वेरी गुड। और इस y का मान कितना होगा? -4 4 सर। -4, वेरी गुड। तो यहाँ आपको बताया क्या जा रहा है, वही चीज बताई जा रही है कि भाई देखो ये धनात्मक है तो धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक y अक्ष तो ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक y अक्ष है तो y का मान धनात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक y अक्ष है तो y का मान ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देंगे पोल में आपको भेजना है। हम्म। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताइए आर किस पर स्थित है। कर दिया सर। ओके, यस। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, लेकिन अभी भी 20 बच्चों का आंसर आना बाकी है। तो जो लोग बच गए हैं प्लीज आंसर करें, सभी लोग। आज के टॉपिक बहुत आसान आसान टॉपिक होने वाले हैं, तो ध्यान से आपको बस सुनना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आसान बेशक है लेकिन सुनना तो पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है जो भी चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ, टॉपिक ऐसे हैं कि एक बार में समझ में आ जाएंगे। यस, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, और अभी 12 लोग बचे हुए हैं। जो लोग बच गए हैं वो आंसर करें। आपको आपके पोल का रिजल्ट मिल गया होगा, व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया था, और मैं क्लास में भी दिखा दूंगा। शायद मैं आज ऐड करना भूल गया हूँ क्लास में, तो कोई बात नहीं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। प्लीज भाई सभी लोग आंसर करें, ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है ध्यान से। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहा है। ओके, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6-7 लोग और बचे हैं, वो भी कर दो आंसर। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 22 लोगों का आंसर आ चुका है, वेल डन। बाकी लोग जो बच गए हैं, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि आर कहां पर है। तो ये कौन सी अक्ष है? पहली चीज तो ये वाई अक्ष है, तो ये वाई है, लिखा भी हुआ है वाई। तो यानी एक्स तो हमारे आंसर हो नहीं सकते, ए और बी तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है वाई अक्ष, ये वाई है। अब ये नीचे की तरफ है, मूल बिंदु से नीचे है, तो नीचे वाले ऋणात्मक होते हैं, तो क्या हो गया ये ऋणात्मक वाई अक्ष, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन। क्लियर सभी को ये चीज? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक। अच्छा, आप वैसे भूलोगे नहीं इस चीज को, हमने अभी थोड़े दिन पहले शून्य के शून्यक निकाले थे मध्य पद विभाजन विधि, है ना? याद है यस सभी सर। को? हमने 2-3 हफ्ते उसमें लगाए थे, तो हमने वो मेथड यूज किया था। अब हम ग्राफ की हेल्प से, अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए और उसकी हेल्प से हमें शून्यक निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? ठीक है,
आइए, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना दिया और आपसे पूछूं इसमें कितने शून्य होंगे, तो वो चीज हम समझते हैं, कुछ नहीं है इसमें, आपको आता भी होगा कुछ बच्चों को। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले, क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले माना मैंने एक बहुपद लिया जो कि रैखिक बहुपद। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ये रैखिक क्यों है? कोई बता सकता है मुझे ये रैखिक क्यों है? रैखिक बहुपद क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट? रैखिक बहुपद आपको याद होगा, मैंने बताया था जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। याद आया? चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक। यस सर। तो इसमें चर एक्स है, ए और बी यहाँ पर अचर है। ठीक है, ए और बी यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है और एक्स क्या है? चर है। तो चर की अधिकतम घात एक है, तो ये क्या है? मेरा एक रैखिक बहुपद है। जैसे 3x+5, इसमें चर की अधिकतम घात एक है तो रैखिक बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया 3y-2, इसमें चर की अधिकतम घात एक है तो ये मेरा रैखिक बहुपद है। तो अगर आपके पास कोई रैखिक बहुपद है, ठीक है, और उसमें आपको शून्यकों की संख्या ग्राफ की हेल्प से बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। उसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जो कि हम बनाएंगे अभी। कब बनाएंगे? थर्ड चैप्टर में। आपने अपने स्कूल में बनाए भी होंगे ग्राफ। आपने आपको ऐसी इक्वेशन कोई दे दी गई होगी, जैसे ये दे दूंगा 3x+5 = 7, आपने इसका ग्राफ बनाया होगा, या यहाँ वाई भी लगा दो। तो ग्राफ कैसा आता था आपको याद होगा, आपने देखा होगा ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन आती थी। थर्ड चैप्टर में आपने अपने स्कूल में ग्राफ बनाए होंगे तो हमेशा सीधी लाइन आता था ग्राफ, है ना? आपने पढ़ा होगा या तो ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है, या ग्राफ समांतर हो सकता है ना, या संपाती हो सकता है। ये पढ़ा है ना आपने स्कूल में? बताओ सभी लोग, संपाती वाला। क्या सर? ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ना स्कूल में, कि ग्राफ समांतर होते हैं तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होते हैं यस तो सर। क्या होते हैं, संपाती होते हैं तो क्या होते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहा हूं वहां से क्योंकि आपने वहां पर ग्राफ बनाए हैं, और आपने जब वहां पर ग्राफ बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन आ रही थी। क्यों आ रही थी सीधी लाइन? क्योंकि वो रैखिक बहुपद थे सब, या रैखिक समीकरण थे। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। क्यों होती है? आपने बनाई हुई है, हम बनाएंगे उसको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम बनाएंगे अगले चैप्टर में, है ना? तो यस, पहली चीज तो ये कि जो भी रैखिक बहुपद होते हैं उसका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। अब उस ग्राफ की हेल्प से हम शून्य कैसे निकालते हैं? तो मान लो एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, यहां पर मैंने एक दो अक्ष खींचे, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष, और मैं यहां पर ये कहूं कि एक ग्राफ बना है ऐसे, और ये है पी एक्स। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि भाई ये पी एक्स एक बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, तो कैसे बताते हैं? कोई बताएगा मुझे? आपने स्कूल में किए हैं ये, सेकंड चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज याद करो। हाँ जी सर, करे मैंने। करें? तो कैसे बताते हैं बताओ ग्राफ, और इसमें शून्यकों की संख्या कैसे बताते हैं ग्राफ की हेल्प से? सर एक्स की भी एक है और वाई की भी एक है। हाँ, तो हम सर देखेंगे एक्स अक्ष। पर ये रेखा कट रही है, वही शून्य का है। हाँ, वेरी गुड। तो हम देखते हैं एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है। ये आपकी एक्स अक्ष है ना, ये वाली, ये है आपकी एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है आपका ग्राफ। तो आप ये देखो, इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार। एक बार सर। तो इसीलिए इसका एक शून्य होगा। कितने शून्य होंगे इसके? सिर्फ एक शून्य को। याद आया? और क्वेश्चंस करते हैं, अभी आ जाएगा याद सभी को। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब इसका ग्राफ अगर ये बना है तो इसमें शून्यकों की संख्या कैसे देखते हैं हम? एक्स अक्ष पर ग्राफ को देखो कितनी बार काट रहा है। एक एक्स बार अक्ष पर ग्राफ को देखो कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, या मैं कह दूं कितनी बार टच कर रहा है।
अगर आप ये देख लो कि एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष ये है, ये इस पर ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, यहाँ देखो, तो इसके कितने शून्य होंगे, एक ही शून्य। क्लियर हुआ सभी को या दोबारा बताऊं? हो गया सर। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होती है, और हम शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यकों की संख्या देखो, ये लिखी हुई है लाइन, बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो आपको एक्स अक्ष देखना है, सिर्फ ये है एक्स अक्ष, इसको देखो बस, इस पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है उतने ही शून्य होंगे। तो इसमें बताइए पहले वाले में कितने होंगे? एक्स का एक और सर वाई का एक भी। वाई का नहीं बताना भाई, वाई का मैं, आप सिर्फ एक्स को देखो, और रीजन भी एक बता दूंगा उसका अभी मैं कि एक्स का क्यों देख रहे हैं। एक सर। एक बार काट रहे हैं तो कितने शून्य होंगे? सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, प्लीज सभी लोग आंसर दीजिए, सर चैट वन बॉक्स में सर। आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में। एक होगा ना? क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष देखो, ये एक्स अक्ष है और ये ग्राफ है, तो ग्राफ कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? एक बार, तो इसका एक शून्य होगा। ऐसे इसमें बताइए इसमें कितने शून्य होंगे, इस ग्राफ के, इस ग्राफ पे कितने शून्य होंगे? इसमें भी एक ही होंगे, है ना। देखो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आपकी एक्स अक्ष, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये वाली और ये वाली, ये तो है आपके अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और जो ये लाल रंग की लाइन है ये है आपका ग्राफ। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये जो लाल रंग की लाइन है, रेड कलर की जो लाइन है, ये है आपका ग्राफ। तो आप इस ग्राफ को देखो और इस अक्ष को देखो, बाकी कुछ मत देखो, इस ग्राफ को देखो, लाल रंग की लाइन को देखो और इस एक्स अक्ष को देखो। देखो कितनी बार टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक बार, तो इसमें कितने शून्य होंगे? एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टच कर रहा है ना सिर्फ, तो एक शून्य। इसमें बताइए कितने होंगे थर्ड वाले में? जीरो। वेरी गुड। तो इसमें तो टच कर ही नहीं रहा ग्राफ, आप देखो ये ग्राफ जो है हमारा ये एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा, तो अगर टच नहीं कर रहा तो इसके कोई शून्य नहीं है, मतलब जीरो। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें देखो एक बार टच कर रहा है ग्राफ एक्स अक्ष को, सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो एक शून्य होगा। तो क्लियर हुआ सभी को? हमें एक्स अक्ष को देखना है कि ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार कर रहा है उतने ही शून्य होगा। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्य हो सकता है। ठीक है, जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसके कितने शून्य हो सकते हैं? एक, अधिकतम, एक से ज्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, मैंने अभी बताया ग्राफ एक सरल रेखा है, तो भाई सरल रेखा एक बार ही तो टच करेगी उसे। सरल रेखा ग्राफ को कितनी बार टच कर सकती है? एक बार करेगी या एक बार भी नहीं करेगी, है ना। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरी अक्ष है, तो एक सरल रेखा अगर मैं यहाँ पर खींचू, वो कैसे कैसे खींच सकती है, कैसे खींचेगी? या तो ऐसे खींच सकती है, तो इसमें भी एक बार टच कर रहा है, ये ऐसे खींच सकती है, इसमें भी एक बार टच कर रहा है, ऐसे खींचेगी तो नहीं कर रहा। तो समझ रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा एक शून्य हो सकते हैं रैखिक बहुपद, क्योंकि जो सरल रेखा है वो सिर्फ एक बार ही काटेगी एक्स अक्ष, और अगर नहीं काटेगी, जैसे ये हो गई या ये हो गई, ये नहीं काट रही, ठीक है, ये हो गई या ये हो गई, ये एक्स अक्ष को नहीं काट रही, तो जीरो। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, तो एक शून्य हो सकता है रैखिक बहुपद का। करें क्वेश्चन? आसान था? आसान था? अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए तो आसान होगा, और अगर किसी ने नहीं सुनी है तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो करिए सॉल्व। सही बच्चे पोल में आंसर करेंगे, पोल में आपको भेज रहा हूं। पंद्रह सेकंड दो मुझे, मैं क्वेश्चन भी टाइप कर रहा हूँ। सर वाई की बतानी है एक्स की? अच्छा, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, ये चीज मैं बतानी भूल गया। देखो, आप देखो पी के साथ क्या लिखा हुआ है? पी के साथ सर वाई एक्स लिखा हुआ है ना। अरे पी के ब्रैकेट में देखो, हाँ पी जी। के ब्रैकेट में आपको ये ब्रैकेट देखना होता है। अगर इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स अक्ष देखो,
क्योंकि इसके अंदर एक्स है तो आपको एक्स अक्ष देखनी है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ग्राफ। अगर ये होता पी वाई तो आप फिर वाई अक्ष को देखते कि वाई को कितनी बार काट रहा है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स, ब्रैकेट में पी के साथ एक्स लिखा हुआ है, तो आप देखोगे एक्स अक्ष को ग्राफ ये कितनी बार टच कर रहा है, तो जितनी बार कर रहा है उतने ही शून्य होंगे। तो वो आप लोग देखो। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। हो गया सर। वाह, इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे गलत कर सकता है भाई? 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, मतलब 2 बच्चे ये नहीं देख पा रहे कि एक्स अक्ष को मेरा ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। वाह, 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए। अठारह में से 14। यार मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन भी 4 बच्चों ने गलत किया है। मैं चीख चीख के पढ़ाता हूँ, मेरा गला सूख जाता है, लेकिन 4-5 लोग ऐसे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो 6 हो गए, 22 में से 16 का सही है। तब यार इतना आसान क्वेश्चन, कुछ बच्चे नहीं सुन रहे, बात ही नहीं सुन रहे, तो वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर लेंगे? सुनेंगे ही नहीं। बहुत खराब लगता है मुझे ये सब, क्या करूं? चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं देख पा रहे कि एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? क्या आपको इस चीज पर भरोसा है? करना पड़ेगा आपको भरोसा, क्योंकि हैं ऐसे लोग जो ये नहीं बता पा रहे कि ये एक्स लिखा भी हुआ है, ये एक्स अक्ष है, इस पर जो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो एक बार ही कर रहा है ना, कुछ बच्चों ने दिया है आंसर 2 बार कर रहा है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया 0, है ना? तो ये कहानी चल रही है। तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार। तो इसके कितने शून्य होंगे? एक ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। सर हाँ जी। 2 बार कैसे टच करेगा सर? 2 बार नहीं बोला मैंने, एक बार। एक बार ही तो कहा मैंने, एक बार ही टच कर रहा है ना, देखो मैंने 2 बोल दिया क्या? एक ही बोला था, एक बार टच कर रहा है, सिर्फ 2 बार नहीं करेगा। सिर्फ हमें इसको देखना है, इसको, एक्स अक्ष। हो ओके, गया सर। ओके सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया रैखिक। अब अगर आपके पास द्विघात बहुपद आ जाए तो वही वही चीज करनी है आपको। आपको बस एक्स अक्ष को देखना है कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है। तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है, पहले हम उसका ग्राफ समझ लेते हैं कैसा होता है। सॉरी, द्विघात। देखो रैखिक का मैंने बताया था ग्राफ कैसा होता था, एक सरल रेखा। आपने बनाया भी है 3rd चैप्टर में। लेकिन अगर द्विघात बहुपद हो, अब द्विघात बहुपद क्या होता है? पहली चीज, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर क्या है? x, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? द्विघात बहुपद। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बहुपद है और आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है, जो कि आप बनाओगे 11th और 12th में जाकर, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आप इन सबके ग्राफ बनाओगे 11th 12th में जाकर। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ वहां पर कैसा मिलेगा? ये वाली शेप, यू, यू शेप, ऐसे। ठीक है, या ऐसे उल्टा यू, या ऐसे, या ऐसे। ये किसकी शेप है? जब आप ग्राफ बनाओगे किसी द्विघात बहुपद का। और इस शेप को, इस आकृति को हम कहते हैं परवल है। परवल है। आपने फिजिक्स में एक डेरिवेशन पढ़ा होगा कि जब हम एक बॉल को फेंकते हैं तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ये शायद आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा, मुझे ये ध्यान नहीं है। पढ़ा है क्या आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में, कि जब हम किसी बॉल को
फेंकते हैं, आप जब क्रिकेट खेलते हो और बॉल फेंकते हो तो उसका पाथ क्या होता है, ऐसे होता है परवलयकार, ऐसे, है ना। आपने थ्रो किया बाउंड्री से, जब आप थ्रो करते हो तो ऐसे जाता है थ्रो, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर बॉलर के हाथ में। तो ये परवलय है ना, मतलब ये ऐसी शेप है ना यू वाली, इसको हम बोलते हैं परवलय। इसको हम बोलते हैं क्या, परवलय। परवलय इंग्लिश में पैराबोला, पैराबोला। तो ये किसकी शेप होती है, द्विघात बहुपद की, ठीक है। और इसका भी हम शून्य कैसे निकालते हैं, तो इस आकृति का नाम परवलय है, इसका भी शून्य हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो जब मान लो मैंने जैसे ये ग्राफ बनाया और मैंने ये बना दिया शेप, ये शेप बना दी, तो मुझे इसके शून्य बताने हैं कितने होंगे। तो बताओ कितने होंगे शून्य, किसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है, ग्रीन कलर में ग्राफ है ये, एक बार एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है ना, देखो। और वाई एक्स को 2 बार सर। वाई को मत देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स को देखो, पी के अंदर एक्स लिखा हुआ है, अगर इस पी के अंदर वाई होता तो मैं वाई को देखता। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक्स को देखो, उस वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वाई को देखो ही मत, एक्स को देखो और ग्राफ को देखो, एक्स अक्ष को देखो और ग्राफ को देखो, इस पर नजर ही मत डालो, है ना, इससे हमें मतलब ही नहीं। तो ये एक बार टच कर रहा है तो इसके कितने शून्य होंगे, एक शून्य, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा इसको बदल दूं, ऐसे बना दूं ये ग्राफ, इस ग्राफ को मैंने अब की बार ऐसे बना दिया, ऐसे, अब कितने होंगे शून्य, 2 सर। अब की बार 2 होंगे, क्योंकि अब एक्स अक्ष को 2 बार टच कर रहा है ये ग्राफ। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे होगे, अब तो समझ गए होगे, ठीक है। तो मुझे देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार मेरा ग्राफ टच कर रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहां पर बताइए जल्दी से कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 बार टच कर रहा है। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, क्यों क्यों हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो u है जब ऐसे बनेगा तो 2 से ज्यादा पॉइंट्स को टच नहीं कर सकता। ये जो u है, u शेप जो बन रही है, ये जो परवलय है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स को ही टच कर सकता है, इसलिए इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। न्यूनतम न्यूनतम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। एक कैसे हो सकता है, 0 कैसे हो सकता है, वो हम यहां देख लेते हैं। इसको हम पहले एक कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया इस तरीके से, तो अब देखो सिर्फ एक शून्य है, ठीक है। अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से बना दिया, मैंने बना दिया इस तरीके से, तो अब देखो एक भी शून्य नहीं है, बन तो यू शेप ही रही है, अब ये एक भी बार टच नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को, तो एक भी शून्य नहीं है, 0, यहां पर एक शून्य, ठीक है। और ग्राफ कैसा बन सकता है, या ऐसे बना दो, तो अधिकतम 2 देख पा रहे हो आप, 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये लाइन सबको समझ में आई कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, 2 से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर है, तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, ठीक है। सर वो हाँ, तो इसमें बताइए ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएं कितनी है, इस क्वेश्चन में कितनी है शून्यकों की संख्या, 2, ठीक है। एक्स अक्ष है ना ये मेरी, ये एक्स अक्ष लिखा भी हुआ है एक्स, तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, तो इसके 2 शून्य। तो बताओ यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दे सकते हो, कुछ क्वेश्चंस इसमें बताइए, इसमें कितने होंगे शून्य, 1, वेरी गुड, इसमें सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ओके। चलिए, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसमें बताइए कितने होंगे शून्य, 0। 0, ठीक है। इसमें एक्स अक्ष को एक ग्राफ टच नहीं कर रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। तो इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना पहले वाली, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है, तो आप उनको खुद से करना, ठीक है। बाकी होमवर्क तो मैं आपको भेजूंगा ही, वो भी करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पोल के क्वेश्चन कर लेंगे,
और अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।